नमस्कार, मेरा गांव मेरी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष विशेष गुप्ता आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने सरकार के मुख्यमंत्री बाल विकास योजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मार्च 2020 के बाद कोविड बीमारी से अनाथ हुए बच्चों और एकल हुए बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट 15 दिन के अंदर शासन को सौंपी जानी चाहिए। शाहजहांपुर में ऐसे 11 बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 5 बच्चे अनाथ हैं और 6 बच्चे एकल हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपने के बाद ऐसे बच्चों को, जिनकी उम्र 0 से 10 साल है, उन्हें उत्तर प्रदेश के शिशु साधनों में रखा जाएगा। जो बच्चे छोटी है उन्हें कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में दाखिला दिया जाएगा। इसके अलावा अटल आवासीय विद्यालय में भी ऐसे बच्चों को रखने की योजना तैयार की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इस योजना के तहत लाभार्थी शादी योग्य लड़की को 1,01,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा उच्च शिक्षा में पढ़ रहे बच्चों को टैबलेट और लैपटॉप भी दिया जाएगा। और वहीं महामारी के दौरान देश में सेवा करने वालों की लंबी फहरिस्त देखने को मिली है, जिससे जो भी बन पड़ा है मदद कर रहे हैं। शुक्रवार को रोटरी इंडिया इम्यूनिटी फाउंडेशन ने देश भर में 50,000 कंसंट्रेटर वितरण करने के लिए यूनाइटेड वे बेंगलुरु के साथ एक MOU साइन किया है। ऑनलाइन समझौते के दौरान रोटरी के प्रेसिडेंट शेखर मेहता, सांसद विवेक तनखा मौजूद रहे। इनके अलावा ITV नेटवर्क के प्रमोटर कार्तिकेय शर्मा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों ने रोटरी के इस प्रयास के खुले दिल से तारीफ की और कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मुसीबत के इस दौर में एक दूसरे की मदद करना ही मानवता का सबसे बड़ा सेवा है। उन्होंने कहा कि मीडिया का काम डॉट्स को कनेक्ट करना है और ITV नेटवर्क इस काम को बखूबी निभा रहा है। वहीं राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने इस कार्यक्रम को अनूठा बताया। उन्होंने कहा कि आमतौर पर राजनीति में गठबंधनों का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान 50,000 कंसंट्रेटर बांटने के लिए तमाम लोगों ने जो गठबंधन बनाया है, ये दुनिया का सबसे अच्छा गठबंधन है। In media, our motto is connecting dots. And I think that is the most important aspect as far as we are concerned. There's always going to be a positive side to negative sides, but must look and build upon the positivities in us, and the kind of people coming together and connecting the dots is what our philosophy at ITV network is. My endeavor would be, and our team's endeavor would be, that we would try and take all these good deeds being done, all these acts of kindness and humanity being showcased to people, so we can invoke the same feeling amongst other people as well, and showcase how each and every effort made by an individual coming together in a congregation like Rotary becomes into a movement, and such movements inspire further movements in society. This initiative of Shekhar Mehta and his team is a fantastic initiative, and believe me, when the parliament reconvenes, I'm going to put a thank you motion in the parliament for this wonderful initiative which you have all thought of and come together to do it. And when I say come together to do it, these days, coalition is a very bad word. In politics, you look at coalition as a very bad term. But here, when it is a coalition of thought leaders, people are thinking well for the country. People are thinking about, without looking at themselves, they're looking for the country. I think this is the best coalition of any kind that you could have in this world. And thank you, Rotary, thank you, Shekhar, thank you, directors, thank you, Rotarians, thank you, participants and partners, for this wonderful coalition that you have formed. और वहीं रोटरी के प्रेसिडेंट शेखर मेहता ने संस्था के जनहितैषी कार्यों के बारे में जानकारी दी और सहयोग करने के लिए सबका आभार जताया। A special thanks to the people who are helping, but the loudest applause, of course, is for this special group of people who are here today. And I must thank each and every one of them who are here. Dr. Ajay Nair, who we haven't met as yet, but today it will be a pleasure absolutely to be meeting him. He is from Swasth, one of the organizations that is partnering this program today. This is an amazing amalgam of various partners coming across from around the world, I would say. Swasth is one of them. ACT is one of them. United Way is another one of them. And Satwa is another one. And Feeding India is also one of them. And
तो वहीं गोंडा में डीएम मार्कंडेय शाही की दरियादिली ने मिनटों में 2 दिव्यांगों की जिंदगी बदल दी। जिला अस्पताल के गेट पर मास्क बेचकर अपना जीवन यापन करने वाले रानी बाजार सोनार गली के रहने वाले 2 दिव्यांग प्रदीप कुमार कसौधन और ब्रजेश कुमार के बारे में डीएम को जानकारी हुई तो डीएम और विधायक गौरव प्रभात वर्मा के साथ दोनों दिव्यांगों के पास पहुंच गए। डीएम के आदेश पर वहीं पर जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा दोनों दिव्यांगों का तत्काल अंत्योदय राशन कार्ड बनवाया गया। डीएम ने मौके पर ही विधायक गौरव प्रभात वर्मा के साथ दिव्यांग को राशन कार्ड और दिव्यांग पेंशन का स्वीकृति पत्र तथा राशन का किट दिया। तो प्रतापगढ़ में ग्राम सभा की पहली बैठक में जातिवाद देखने को मिला, जहां ग्राम पंचायत की पहली बैठक से पहले विद्यालय को गंगा जल से शुद्ध किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक शख्स हाथ में बोतल लिए सड़क के स्कूल तक गंगा जल का छिड़काव कर रहा है। छिड़काव करने वाले शख्स ने बताया कि यहां पर पूर्व प्रधान काशीराम जो कि दलित था, उसके द्वारा इसी स्कूल में ग्राम पंचायत की बैठक होती रही, जिसके चलते ये स्कूल अपवित्र हो चुका है। बता दें कि पंचायत चुनाव में इस गांव को पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया था और अब यहां से पिछड़ी जाति का प्रधान जीत चुका है और पहली बैठक के लिए स्कूल को गंगा जल से पवित्र किया गया और उसके बाद ही ग्राम पंचायत की पहली बैठक हुई। तो वहीं अभी तक आपने ये देखा होगा कि लोग बाइक चलाते समय हेलमेट पहनकर बाइक चलाते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे, लेकिन आज हम आपको हेलमेट का इस्तेमाल करते अलग ही तस्वीर दिखाते हैं, जहां एक फार्मासिस्ट हेलमेट लगाकर कुर्सी पर बैठकर मरीजों को दवाई दे रहा है। ये तस्वीर देवरिया के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की है, जहां अस्पताल की छत का प्लास्टर टुकड़े टुकड़े में टूटकर गिर रहा है। इसी कारण से फार्मासिस्ट ने हेलमेट पहनकर और अपनी जान हथेली पर रखकर मरीजों का दवा और इलाज कर रहे हैं। वहीं इस मामले में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, इस मामले को देखा जाएगा। तो कोरोना से जंग लड़कर विजेता बने लोगों के शरीर में अब कितना एंटीबॉडी बन रहा है, इसकी जांच के लिए सीरो सर्विलेंस की मदद ली जा रही है, जिसे प्राइमरी सैंपलिंग यूनिट नाम दिया गया है। इस कार्य के लिए 21 स्थानों पर लोगों का ब्लड लिया जा रहा है। इसमें 5 साल से 18 साल तक के लोग शामिल हैं, पर गर्भवती महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है। जिले में पहले चरण में आए 42 और दूसरे चरण में अब तक मिले 744 कोरोना पॉजिटिव हुए लोगों में से चिन्हित लोगों का ब्लड लिया जा रहा है, जिसका सीरम जांच के लिए भेजा जाएगा। तो वहीं बुलंदशहर में भी कोरोना कर्फ्यू से लोगों को अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है। 600 से कम केस होने के बाद जिले से कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है। कर्फ्यू ने छूट मिलने पर इंडिया न्यूज संवाददाता पुनीत शर्मा ने मौके से जायजा लिया। देखिए, कोरोना कर्फ्यू को लेकर बुलंदशहर वासियों के लिए राहत भरी खबर। बुलंदशहर से भी आज कोरोना कर्फ्यू को हटा लिया गया है। साथ ही अगर व्यापारियों की बात करें तो अब बुलंदशहर में मार्केट सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुला करेगी। रात्रि कर्फ्यू बुलंदशहर में जारी रहेगा। साथ ही अगर लॉकडाउन की बात करें तो साप्ताहिक लॉकडाउन यानी शनिवार और रविवार के दिन लॉकडाउन जारी रहेगा। बुलंदशहर से पुनीत शर्मा, इंडिया न्यूज। तो बरेली शहर में भी दिन के कर्फ्यू से राहत मिल रही है। सरकार ने 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में राहत दी थी, लेकिन जिन जिलों में कोरोना के केस 600 से अधिक थे उन जिलों को राहत नहीं दी गई थी, जिसमें बरेली भी शामिल था। लेकिन अब बरेली में 600 से कम केस होने के बाद कर्फ्यू में राहत दी जा रही है। हालांकि साप्ताहिक कर्फ्यू अब भी जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार कम होता जा रहा है और जैसे पहले फेज में सरकार ने कोरोना से कुछ जिलों को राहत दी थी, लेकिन लगभग 10 से 11 जिले ऐसे थे जिनमें जो केसों की संख्या थी वो 600 से ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर दिन का कर्फ्यू अभी भी चल रहा था। लेकिन अब बरेली और बुलंदशहर 2 जिलों को 600 से कम केस होने के बाद दिन के कर्फ्यू से राहत मिल गई है। बरेली में आप देख सकते हैं मेरे पीछे, हालांकि अभी लॉकडाउन आज यहाँ पर जारी है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन और तमाम आवश्यक कार्यों के लिए घर से निकल रहे हैं। भीड़ जो अमूमन सड़कों पर दिखाई देती थी उससे कम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन है उसका इस बार पालन कम हो रहा था। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि बरेली वासी एक बार फिर बाज़ार में निकल सकेंगे। लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखने की है कि ये कोरोना कर्फ्यू है, केवल दिन का कर्फ्यू हटाया गया है और रात्रि कर्फ्यू जो है वो लगातार जारी रहेगा। और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका अभी भी लगातार पालन करना है, क्योंकि जो खतरा है
वो अभी कहीं नहीं गया है। और मेरे पास इस समय डॉक्टर ऋषि अग्रवाल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस कोरोना कर्फ्यू के दिन के हटने के बावजूद जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो उसका कैसे पालन करना है, और जो लॉकडाउन है वो एक बार फिर केसों की संख्या बढ़ने के कारण दोबारा इम्पोज ना हो जाए, उसके लिए क्या किया जाए। डॉक्टर साहब, क्या क्या सावधानियाँ अभी भी रखने की आवश्यकता है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहला हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि ऐसा ना हो जो पहली लहर में हुआ था, कि पहली लहर में कोरोना केसेस कम हुए थे, हम लोगों ने लाभदानी सब हमने छोड़ दी, बाहर निकले, पार्टी करी, हम लोग सबसे मिले जुले, मास्क छोड़ दिया, 2 गज दूरी सब भूल गए। इस बार अपने लोगों से, बरेली की जनता से यही कहना चाहूँगा, ज़रूरत के समय ही निकलिए, ज़रूरत हो तब जाइए बाहर, नहीं तो पूरे प्रिकॉशन लीजिए, मास्क पहनिए, लोगों से डिस्टेंस बनाए रखिए। पहले बरेली को बचाना है, फिर उत्तर प्रदेश को बचाना है, फिर भारत को बचाना है हमें, इसी तरह बचेगा। तो हमें, जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपने पेशेंट्स को यही राय देता हूँ, आपको बहुत ज़रूरत है तो डॉक्टर से मिलिए आप पहले, नहीं तो फ़ोन पे कंसल्टेशन है, आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशन है, आप उससे भी कंसल्ट कर सकते हैं। लंबे समय के बाद, लगभग 1.25 महीने के बाद अब बरेली जो है मंडे से अनलॉक होगा, तो कैसा लग रहा है? अभी मुझे ठीक लग रहा है कि जो है लॉकडाउन खुल रहा है और लगभग कर्फ्यू की स्थिति थी वो खुल रही है, पर जहाँ ज़रूरत का सामान है वो सब मिल रहा है, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। अब इतना अवेयर तो बरेली में हो चुके हैं लोग, पर फिर भी इस सेकेंड लहर से ने जो इफ़ेक्ट किया है बरेली को, वो वाकई बहुत ही भयावह था। और इतने लोगों की डेथ हुई है और इतने लोगों ने अपने लोगों को खोया है, इतने लोग इसके इफ़ेक्ट हुए हैं, पैसों का भी लॉस हुआ है लोगों को। किसी के पास पैसे नहीं थे फिर भी इलाज करवाते थे इधर उधर से सब करके। तो मुझे क्या संदेश देना चाहेंगे जो अनलॉक हो रहा है उसमें, क्या किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? मुझे लगता है कि अभी भी लोगों को पूर्ण रूप से सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हुआ है। लॉकडाउन तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से खोला है ताकि आप लोगों को सुविधा मिल सके, आप लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे या कुछ काम को लेके, ज़रूरी काम को लेके अगर बाहर निकलते हैं तो सावधानी तो आपको हर हाल में बरतनी ही बरतनी है। अदरवाइज़ आप इम्पेक्ट हो गए तो आप ये मान लीजिए आपने पूरे घर को इम्पेक्ट किया है ना, और सब तरीके का लॉस है। तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका अभी भी पालन करना है। और ये पहले से आपको बता दें कि अगर केसों की संख्या 600 से अधिक हो जाती है तो जो लॉकडाउन है वो अपने आप स्वतः लागू हो जाएगा। यानी जो अनलॉक 1.25 महीने के बाद बरेली में हो रहा है, तो अब ये बरेली की जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको जारी रख पाते हैं या नहीं। बरेली से कैमरा अंकित पाठक के साथ आशीष। अलीगढ़ के जहरीली शराब मामले पर पुलिस प्रशासन के ओर से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 5 करोड़ रुपए की संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही 100 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को चिन्हित किया गया है, जिस पर जल्द ही कार्रवाई करने की प्रशासन के तरफ से अब बात की जा रही है। पुलिस का दावा है कि इनके लिए जो हमारी टीम गठित की गई है, कई राज्यों में दबिश डाली जा रही है और जितने भी आरोपी उन सभी को गिरफ्तार किया जा रहा है और इसके बाद सख्त कार्रवाई भी उन सभी के खिलाफ की जाएगी। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीआई के तहत गरीब परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा देने की नीति का ग्रेटर नोएडा के स्कूल खुलकर उल्लंघन कर रहे हैं। वर्ष 2020 में स्कूलों में दाखिला पाने के लिए 4000 अभिभावक धक्के खाते नजर आ रहे हैं। वहीं सत्र 2021 में प्रवेश को लेकर आरटीआई में पारदर्शिता लाने के लिए स्कूलों को ऑनलाइन सीटों का ब्यौरा देने के लिए निर्देशित किया गया है। इसमें अब सामने आया है जो कि पिछले वर्ष जिन स्कूलों ने अपनी कुल सीट 100 से अधिक बताई थी, इस वर्ष वो पोर्टल पर 20 से 25 ही कुल सीटें दर्शा रहे हैं। इसी के तहत शिक्षा विभाग ने जिले के 33 स्कूलों को नोटिस जारी किया है। आरटीआई के तहत निःशुल्क दाखिला देने के नाम पर गड़बड़ी कर रहे गौतम बुद्ध नगर के निजी स्कूलों के खेल का पर्दाफाश होने के बाद अब उन पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। आपको बताना चाहेंगे कि जिन स्कूलों ने 2020 और 21 सत्र में 100 सीटें दिखाई थी, उन्होंने 2021 और 22 के सत्र में अपनी सीटें सीधे 80% कम कर दी हैं, जिससे हजारों गरीब बच्चों से शिक्षा का हक छीन लिया गया। देखिए, तो जितने भी अनएडेड प्राइवेट रिकॉग्नाइज स्कूल्स होते हैं उसमें कक्षा 1 और नर्सरी में उनको प्रत्येक सत्र में जितना एडमिशन करना होता है उसकी 25% सीट्स आरटीई के अंतर्गत, मतलब राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए और समाज के वंचित वर्ग के बच्चों के लिए रखना होता है। उसको ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से
वो सीटें अलॉट होती हैं, उनका प्रवेश करना होता है। नोएडा बेसिक शिक्षा अधिकारी ने नोएडा के प्राइवेट स्कूलों को नोटिस दिया है। 33 ऐसे स्कूल हैं जिसमें बीएसए द्वारा जांच की गई थी कि आखिर जो पोर्टल होता है जो कि निःशुल्क बच्चों द्वारा जो हर स्कूल में 25% जो बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई कराई जाती है, कहें तो कम फीस में उनको पढ़ाया जाता, उन सीटों में कमी आखिर कहाँ से आई। इसके चलते नोएडा बीएसओ द्वारा ने जाँच की, जिसमें 33 स्कूल नोएडा के ऐसे हैं जो कि बड़े स्कूल है, जिसमें डीपीएस भी शामिल है। तमाम जो स्कूल शामिल है उनको नोटिस दिया गया और कारण बताओ कि आखिर पिछली बरस से इस बार जो सीटें थी जो कि बच्चों के लिए कम फीस में जो गरीब बच्चे होते उनके लिए सीटें रखी जाती, उसमें आखिर कमी कहां से आई। इसके चलते नोटिस में जवाब मांगा, लेकिन हालांकि अभी तक किसी भी जो स्कूल है उसका जवाब नहीं आया, लेकिन अभी और भी जो स्कूल है उनके भी जांच चल रही है, उनको भी नोटिस देने की बात कही जा रही है। ग्रेटर नोएडा शरद कुमार, इंडिया न्यूज। तो हाथरस के सासनी थाना इलाके में खाद्य विभाग ने बच्चों के खाने के लिए खाद्य पदार्थ बना रही फैक्ट्री पर छापेमारी की। छापेमारी के बाद टीम ने फैक्ट्री को सील कर दिया। खाद्य अधिकारियों की टीम का निर्देशन कर रहे उप जिलाधिकारी विजय कुमार ने बताया कि उन्हें यहां बच्चों से काम कराए जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर जब हमने जांच पड़ताल की तो पाया कि यहां बिक्री की वो चीजें बन रही हैं बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सकती हैं, जिसके चलते यहां बनाए जा रहे सभी सामान का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। और वहीं दूसरी ओर मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां स्वच्छ भारत मिशन अभियान का मजाक उड़ाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते सिविल लाइंस इलाके में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय के बाहर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। डस्टबिन फुल है। कोविड टेस्ट के लिए इस्तेमाल किए हुए इंजेक्शन और किट, साथ ही दवाइयों के कवर भी भारी संख्या में पड़े मिले हैं। कूड़े में पड़ी इन चीजों को किट से संक्रमण फैलने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। गंदगी के अंबार और कोरोना जांच किट के पड़े होने से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि गंदगी के इस अंबार से आम लोगों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा। देवरिया के सलेमपुर थाना इलाके में अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पुलिस ने बड़े अपराधियों को छोड़कर बकरा चोर को पकड़कर अपनी पीठ थपथपाने में लगी है और बकायदा फोटो सेशन भी करवा रही है। आपको बता दें कि बकरा चोर चोरी करते समय सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई थी। पुलिस ने नाबालिग सहित 3 चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं गाजीपुर में क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त टीम ने 45 पेटी अवैध शराब के साथ 4 तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों के पास से 45 पेटी अवैध शराब के साथ बोलेरो बाइक और अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फंदे में आए अभियुक्त शातिर किस्म के तस्कर हैं और लंबे समय से शराब तस्करी के कार्य में लिप्त हैं। अभियुक्तों का संबंधित धाराओं में चालान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं मेरठ के कोतवाली थाना इलाके में घर में संदिग्ध परिस्थिति में आग लग गई और आग लगने से मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बमुश्किल मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि आग में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। तो मेरठ की ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अचानक से घर में आग लग गई, जिसके बाद से ये संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने की खबर सामने आई है और उसके बाद तुरंत ही दमकल कर्मियों को इस बात की सूचना दी गई और दमकल कर्मी जब यहां पर मौके पर पहुंचे, उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे घर में आग लगी हुई थी, लेकिन इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिर आग लगी कैसे। पर वहां पर जो मौजूद लोग थे वो भी अपनी ओर से कोशिशें कर रहे थे, साथ ही दमकल विभाग की जो कर्मी वहां पहुंचे, जल्द ही इस आग पर काबू उन्हीं के बदौलत पाया गया। खबर कानपुर से है, जहां पर नकली रंग की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। बिना लाइसेंस के संचालित हो रही थी ये फैक्ट्री। कई राज्यों में सप्लाई किया जाता था खाद्य रंग। तो क्राइम ब्रांच और फूड विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इसका खुलासा किया। जूही थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
खबर मुरादाबाद से है। दरोगा का डीजे पर डांस करते हुए वीडियो वायरल हो गया है। दरअसल उनके हाथ में जाम पकड़े डांस करते ये दरोगा देखे जा सकते हैं इस वीडियो में। तत्कालीन फकीरपुर चौकी इंचार्ज में भी अभिषेक गुप्ता बताए जा रहे हैं। कोरोना नियमों की जमकर भी उन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं। तो ये जानकारी आपको मुरादाबाद की दे रहे हैं, जहां पर तत्कालीन एक अधिकारी बताए जा रहे हैं जो कि दरोगा है और अभी वो कार्यरत है। लेकिन देखिए ये किस तरीके से बाल बालाओं के साथ में ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मेरा गांव मेरी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।